आज हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1, अर्थव्यवस्था के उद्देश्य के अनुरूप सेटिस्फाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत हितों को देखना ही नहीं होता है, बल्कि सामान्य हितों को भी देखना उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यह कार्य केवल व्यापक अर्थशास्त्र ही कर सकता है, इसीलिए व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 2, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए जिन आर्थिक नियमों को बनाया जाता है उनकी सच्चाई को परखने के लिए, यानी हमने सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए जो नियम बनाए, आर्थिक नियम जो भी बनाए, उन नियमों को सही हैं या नहीं हैं, उनको जानने के लिए व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता लेना जरूरी होता है। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम। अगर हम एक व्यक्ति पर उपयोगिता ह्रास नियम इम्प्लीमेंट करते हैं तो धीरे धीरे करके व्यक्ति की उपयोगिता घटती चली जाती है या किसी वस्तु की उपयोगिता कम होती चली जाती है। उपयोगिता ह्रास नियम का निर्माण तभी संभव है जब विभिन्न व्यक्तियों के समूहों के व्यवहार से उनकी पुष्टि की जाए। 3, आर्थिक नीतियों के निर्माण में व्यापक अर्थशास्त्र आवश्यक। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नेसेसरी टू फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध प्राय व्यक्तियों से ना होकर व्यक्तियों के समूहों या योगों से होता है। कभी कभी सरकार द्वारा वैयक्तिक इकाइयों जैसे विशिष्ट फर्मों, कोई पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, विशिष्ट उद्योगों या पर्टिकुलर प्राइसेस, विशिष्ट मूल्यों पर भी होता है, लेकिन उसकी मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर निर्भर करती है? टोटल इनकम, कुल आय, टोटल रोजगार, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, एक कॉमन प्राइस लेवल, व्यापार का सामान्य स्तर आदि के द्वारा नियंत्रित होता है। 4, व्यापक अर्थशास्त्र विरोधाभास, मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। व्यापक अर्थशास्त्र इसलिए भी आवश्यकता होती है क्योंकि बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो एक व्यक्ति के लिए तो सही होती हैं, परंतु संपूर्ण देश के दृष्टिकोण से वह सही नहीं बैठती हैं। जैसे बचत करना एक व्यक्तिगत गुण होता है या बचत करना एक व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है, परंतु यदि सभी व्यक्ति बचत करना शुरू कर दें तो संपूर्ण देश को हानि होने लगेगी। प्रोफेसर कीन्स ने कहा, बचत जो कि एक व्यक्तिगत गुण है वह सार्वजनिक बुराई बन जाती है। सेविंग विच इज एन इंडिविजुअल वर्च्यू बिकम्स ए पब्लिक वाइस। नंबर 5, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी। आधुनिक अर्थव्यवस्था के जटिल होने के कारण आर्थिक तत्व एक दूसरे पर इतने ज़्यादा निर्भर करते हैं कि हमको सूक्ष्म अर्थशास्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है उनको समझने के लिए, और व्यापक अर्थशास्त्र की भी। व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से समस्त अर्थव्यवस्था का आर्थिक संगठन और संचालन का सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 6, भौतिक कल्याण व आर्थिक प्रगति को जानने में सहायक, हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड फिजिकल वेलफेयर। सरकार के द्वारा जनता का भौतिक कल्याण व आर्थिक प्रगति की जांच करने के लिए भी व्यापक अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। भौतिक कल्याण की वृद्धि को केवल व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता से ही जाना जा सकता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के आधार पर नहीं, क्योंकि इसके लिए कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल विनियोग आदि तथ्यों का अध्ययन करना पड़ता है। 7, मुद्रा के मूल्य निर्धारण की व्याख्या करने में सहायक, हेल्पफुल इन एक्सप्लेनेशन डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ मनी। व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता से ही मुद्रा के मूल्य का निर्धारण संभव है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने पर संपूर्ण समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन केवल व्यापक अर्थशास्त्र के द्वारा ही समझा जा सकता है।